गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक चेन तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, या मोबिलिटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। या मोबिलिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी, ठीक है। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोगों ने और आरएसी के साइकोमेट्री चैप्टर में भी हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात बेसिकली हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या करता है कि किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट के मैटर में देखें तो किसी भी सिस्टम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें कुछ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की बात के बारे में जानना होता है, जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी और टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी सिस्टम की किसी भी स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक उसी तरह जब हम टोन के सब्जेक्ट में बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट मोशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं सिस्टम को, जिससे कि हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट हो। कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट मोशन इनपुट फोर्स हम रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम से डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए, ठीक है, वो हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि हमें किसी भी सिस्टम को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी बॉडी का, किसी भी 3D मोशन, किसी भी 3D बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। किसी भी 3D बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमें ये बताते हैं कि हम किसी भी बॉडी में कितना इंडिपेंडेंट इनपुट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट इनपुट दे सकते हैं तो गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। यही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, जो हमें जब हमें किसी भी सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई करना होता है, उसकी पोजीशन या उसकी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना होता है, तब भी हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं कि उसके स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसमें थ्योरी ऑफ मशीन्स जब हम पढ़ते हैं तो एक डिजायर्ड मोशन आउटपुट के लिए कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हम मोशन हमें इनपुट देने होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ मोशन, ठीक है, डिग्री ऑफ मोशन कहते हैं। तो जब भी हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी मैकेनिज़्म के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है थ्योरी ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी बॉडी 3D स्पेस में मैक्सिमम कितने मोशन कर सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर एक बॉडी, जैसे ये बॉडी दे रखी है, ये बॉडी मैक्सिमम कितनी मोशन कर सकती है, ये मैक्सिमम 3 ट्रांसलेशन कर सकती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकती है। बात यहाँ पे सिर्फ जो एक दूसरे से 2 इंडिपेंडेंट मोशन से बन के बनी होती है उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मोशन कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कर सकती है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कितनी इंडिपेंडेंट मोशन कितने कर सकती है, तो देखोगे कि ये जो बॉडी है 3 ट्रांसलेशन और हर एक एक्सिस के बाद वो 3 ट्रांसलेशन कर सकती है। एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकती है, वाई एक्सिस में कर सकती है, जेड एक्सिस में कर सकती है। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और तीनों डायरेक्शन, तीनों एक्सेस और वाई एक्सेस के बहुत रोटेट भी कर सकती है। मतलब 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल मोशन है इसके पास में। टोटल नंबर ऑफ 6 मोशन है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज 6 माइनस रेस्टेंट। रेस्टेंट क्या है? वो मोशंस जो हमने उसके रोक दिए हैं। इन 6 में से वो सारे मोशंस जो हमने इसके रोक दिए हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे कि इस केस में, जैसे कि ये हमारा टर्निंग पेयर है, ठीक है। ये टर्निंग पेयर क्या 3 ट्रांसलेशन कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है? ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा रेस्टेंट में आ जाएगा। प्लस ये रोटेट भी सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट कर सकता है। बाकी दो डायरेक्शन जो रोटेशन के है वो भी कांस्टेंट है उसके, मतलब वो उसमें नहीं कर सकता। प्लस 2 ये हो गया, मतलब ये दोनों के दोनों मोशन कांस्टेंट हो गए। बचा कितना? सिर्फ एक मोशन। तो मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। तो मतलब 6 माइनस 5 मोशन को हमने कांस्टेंट किया, मतलब बचा क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। उसी तरह ये जो स्पीयर है जो प्लेट के ऊपर है, वो क्या कर सकता है? तीनों डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऊपर जा नहीं सकता, और रोटेट वो तीनों एक्सिस में कर सकता है। तो हमने कांस्टेंट कितने मोशन किया? सिर्फ एक मोशन को। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? 5, ठीक है। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस तरीके से निकालते हैं। आगे हम और भी कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि लोअर पेयर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और हायर पेयर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। इसके बाद हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2D प्लेनर मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2D प्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है। इसे हम कुछ बैक रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है, जो एक्स और वाई एक्सिस पे सिर्फ बन सके, ठीक। इसका ये फॉर्मूला है 3L - 1 - 2J - H, और FR भी लिखते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ रिडंडेंट मोशन। ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिडंडेंट मोशन, ठीक है। नंबर ऑफ दोज मोशन, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अब ये बात आती है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। देखो ये कहता है कि इफ़ अ लिंक कैन मूव विदाउट कॉजिंग एनी मूवमेंट, इफ़ अ लिंक कैन मूव विदाउट कॉजिंग एनी मूवमेंट इन द रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, then the link is said to have a redundant degree of freedom। जैसे कि अगर कोई भी पूरे एक लिंक में अगर कोई भी ऐसा लिंक है जिसके मोशन की वजह से बाकी रेस्ट ऑफ द लिंक में कोई भी इफेक्ट ना हो रहा हो, जिसके मोशन की वजह से अगर वो मूव करता है तो उसके बाकी पूरे मैकेनिज्म पे कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, तो हम उसे कहते हैं रिडंडेंट लिंक। और उसकी वजह से जो जितने भी मोशन होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम काउंट करते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ मोशन में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ये यूज़ किया है 3L - 1 - 2J - H - FR, ठीक है। और इस रिलेशन को जब FR हटा देते हैं तो हम इसे कहते हैं कुछ बैक रिलेशन। ये बेसिकली यूज़ होता है 2D मैकेनिज्म के लिए। हमें 2D मैकेनिज्म ही ज़्यादातर पढ़नी है, ठीक है। और -FR, अभी इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ दोज मोशंस विच आर नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ दोज मोशन विच आर नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। और यहाँ पे लिखा हुआ है if a link can move without causing any movement in the rest of the mechanism, then the link is said to have a redundant degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे हम इस लिंक को देखते हैं, अब ये लिंक जो लिंक 3 है, इस लिंक 3 के ट्रांसलेशन करने पे क्या लिंक 2 और लिंक 4 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या ये हो जाएगा? ये इस केस में FR की वैल्यू क्या हो जाएगी? FR की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। FR की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बाकी का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? बाकी लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 1, और उसमें से FR माइनस करेंगे तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसके अगले वाले के एग्जांपल में देखोगे इसका डिग्री ये इस लिंक के मूवमेंट की वजह से इसके चैन पे मैकेनिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहेगा और FR की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी,
एफ आर यहाँ पर कोई रिडंडेंट लिंक नहीं होगा, एफ आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक, उसी तरह यहाँ पर रिडंडेंट लिंक ये है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है कोई, तो ये रिडंडेंट लिंक यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले पार्ट एफ आर को अगर छोड़ देंगे तो 2 आएगा, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिग्री ये तो समझ में आया कि सिंपल मैकेनिज्म है 2D मैकेनिज्म के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ बैक रिलेशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हमें देखना है कि डिफरेंट कि कैसे कौन कौन से फ्रेम या मतलब कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिफरेंट तरीके के फ्रेम या स्ट्रक्चर्स डिफाइंड है। ठीक है, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे फ्रेम या स्ट्रक्चर्स या किनको क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 किसी सिस्टम का होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है तब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अब हमें देखनी है। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी सिस्टम का 1 हो, ठीक है, तो हम उसे फ्रेम या स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि ट्रस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, हम उसके फिक्स कर देते हैं, और ये बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है हम उन्हें लोड बेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे 1 है 1 लिंक कर देते हैं, काउंट 1 2 3, 1 जॉइंट 3 जॉइंट तो 3 माइनस 1 नंबर ऑफ लिंक से माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट 3 हाई पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम जैसे कि ट्रस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रस। ठीक, वो किस लिए यूज़ होता है, वो लोड बियरिंग के लिए यूज़ होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0, इनको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 है तो हम उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये डिग्री ऑफ -1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। और ये बेसिकली यूज फॉर लोड बियरिंग कैपेसिटी, इनको भी हाई लोड बियरिंग, ये बेसिकली हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 जो है वो काइनेमेटिक चेन कहलाता है। ठीक है, काइनेमेटिक चेन जो हमें पढ़ना है जैसे सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। ठीक उसी तरह चौथा आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसके लिए ग्रेटर देन 1 होता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसको कहते हैं अनकॉन्स्टेंट चेन। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एक से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये होता है कि हमें एक से ज़्यादा, मतलब अगर 2 है तो मतलब 2 हम इनपुट हमें देना पड़ेगा, 2 इंडिपेंडेंट इनपुट हमें देना पड़ेगा, तब हमें एक डिजायर्ड मोशन आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे अनकॉन्स्टेंट चेन। Degree of freedom tells about the number of input required to get constant output in any chain. ठीक है, number of input required, tells about the number of input required to get constant motion, number of input required to get constant motion output, to get constant output in any chain. ये हमें बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया है कि 2 प्लेनर मैकेनिज्म के लिए कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, हमें समझ में आ गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसे क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है, ये याद रखना। कोई भी अगर डिग्री ऑफ कोई भी चैन, कोई भी सिस्टम अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हम उसे काइनेमेटिक चेन कहेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली डिफ़ाइन क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफ़ाइन करता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स में क्या डिफ़ाइन करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब आगे हमें क्या पढ़ना है,
कबलर इक्वेशन। ठीक है, आज का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, ये फॉर द मैकेनिक, ये कबलर इक्वेशन बेसिकली क्या है, ये बना कुछ बैक रिलेशन से ही है। बस इसके साथ एक कंडीशन है कि ये सिर्फ उन मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। ठीक है, और हायर पेयर कोई ना हो। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ऐसे काइनेमेटिक चेन के लिए गबलर इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, क्या कहता है अभी मैं ये भी बताऊँगा गबलर इक्वेशन कहता क्या है कि जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और हायर और नंबर ऑफ हायर पेयर उसके पास 0 है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हम कुछ बैक रिलेशन में रखते हैं तो हमें ये एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, 3L - 2J - 4 = 0। मतलब अगर कोई भी ऐसा काइनेमेटिक चेन है और उसके पास कोई भी हायर पेयर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ लिंक की वैल्यू इसमें अगर रखें और नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स की वैल्यू इस पर रखें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। गबलर इक्वेशन यही गबलर इक्वेशन है। यही गबलर इक्वेशन है। गबलर इक्वेशन है, यही गबलर इक्वेशन है। 3L - 2J - 4 = 0, ये हमारा गबलर इक्वेशन है। ठीक है, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिज्म हैविंग नो हायर पेयर इज़ 4। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई भी हायर पेयर नहीं है। ठीक है, कोई हायर पेयर नहीं है तो उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड है वो 4 है। लेकिन अगर हम ऐसे मैकेनिज्म को हम इंक्लूड करते हैं जिनमें हायर पेयर भी है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक हायर पेयर है, उसके लिए नंबर ऑफ लिंक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो 3 होती है। उसके नंबर ऑफ लिंक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3। बट मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिज्म इज़ 3। ठीक है, जैसे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एक मैकेनिज्म के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस केस में हम 3 ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछे कि एक मैकेनिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक रिक्वायरमेंट कितनी है एक मैकेनिज्म के लिए विथ नो हायर पेयर, उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम 4 कहेंगे। ठीक है, यही है इस हायर पेयर को इस केस में जो 3 में जो हायर पेयर होता है उसी एक हायर पेयर को हटाने पे जो एक एक्स्ट्रा लिंक जो मैंने बताया था ना, एक हायर पेयर को अगर हम रिप्लेस करते हैं लोअर पेयर से तो हमें 2 लोअर पेयर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वही 2 लोअर पेयर की वजह से यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 4 हो जाते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे 4 हो जाते हैं। और यहाँ पे आखिरी टॉपिक है आज का कि ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है। इट इज़ द एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक। जैसे कपलर क्या होता है, ये जो लिंक होता है ये तो इनपुट लिंक होता है, ये आउटपुट लिंक होता है, ये इनपुट ये आउटपुट, ये जो होता है ये कपलर लिंक होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द आउटपुट एंड कपलर लिंक, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन एंगल। इसको कहते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन एंगल। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे इस लाइन को फिक्स करेंगे, इनपुट देंगे, तो जब ये चीज़ इस साइड होगी तो यहाँ पे मिनिमम होगी और इधर साइड में मैक्सिमम होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द कपलर एंड आउटपुट लिंक एंड इट कैन बी मिनिमम और मैक्सिमम। इट कैन बी यू मैक्स क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एंड यू मीन। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि कौन सा कपलर होता है, कौन सा इनपुट होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता चल गया, कौन से मैकेनिज़्म होते हैं। अब अगले लेक्चर से हम देखेंगे 4 बार मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 बार मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मतलब कि ऐसे मैकेनिज़्म के बारे में जिनमें 4 लिंक है। ठीक है, ऐसे मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे जिनमें 4 लिंक्स हैं, जो 4 लिंक से होकर बने हैं। ठीक है, थैंक यू।